हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी एचपी टैट केमिस्ट्री 25 के लिए जो प्रेपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो काफ़ी सारे पार्ट ऑलरेडी आपके अपलोड हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अपलोड है। और मैंने आपके साथ जो है लास्ट जो है वीडियो जो अपलोड करी थी, वो करी थी मैंने मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट की, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने वहाँ पे आपको बोला था, मैंने एक पार्ट स्किप करा है। वो इस वजह से स्किप करा है क्योंकि वहाँ पे मैंने ऐड करा है अपना केमिकल काइनेटिक्स, जो मैं पहले करवा चुकी हूँ। तो मैंने वही वीडियो वहाँ पे अपलोड करी है क्योंकि उसमें कुछ भी मेरे को एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एज सच वही वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, तो केमिकल काइनेटिक्स उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसी की तरह एसिड और बेस चैप्टर है, वो भी मैं आपको नहीं करवाने वाली हूँ, वो भी मैं वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, वहाँ से आप देखोगे। इससे पहले आपको एसिड एंड बेस की वीडियो देखनी है। उसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स और एसिड बेस का इकट्ठा ही ले लूँगी मैं आपका। ठीक है, तो एसिड बेस है, इससे पहले मैं अपलोड कर दूंगी, मतलब आपकी प्लेलिस्ट में डल गई होगी वो वीडियो। उसके बाद ये आप मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर देखोगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है आपका। इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिलते हैं, मेडिकल में भी नॉन मेडिकल में भी, दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। तो आपके पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको रिटन फॉर्म की ज़रूरत है, वो मैं बीच बीच में चीज़ें आपको करवाऊँगी। ठीक है, और जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, वो सारा मैंने इस वीडियो में, ऑलमोस्ट 1 घंटे की ये वीडियो होगी, तो इसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, इन केस कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी जो टेलीग्राम चैनल बना है, वहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हो, विज़िट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको रहता है। तो चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशंस में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स है, जिसको पीरियोडिक टेबल को पूरा हेनरी मोजले ने क्या करा था, अरेंज करा था, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने एलिमेंट बनाए थे। तो एलिमेंट जनरली हमारे पास 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स, जिसको सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो उन्हीं में से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज्ड कर रहे हैं, तो उनकी डेफिनेशंस के ऊपर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो सारी चीज़ें साथ ही साथ डिस्कस करूंगी मैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्टेट की बात करें, प्योर स्टेट में, नेचुरल स्टेट में, एक्चुअल स्टेट में, जो मेटल्स होती है उनका शाइनी सरफेस होता है। तो ये शाइनी सरफेस जो होता है, उसको क्या बोला जाता है, मेटल की मेटालिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, तो जनरली ऑलमोस्ट हर एक मेटल जो है वो कैसी होती है, लस्ट्रस होती है, मतलब वो शाइन करती है। उसके बाद आता है मेटल्स आर जनरली हार्ड, है ना। मेटल्स आर जनरली हार्ड, किसकी वजह से हार्ड होती है, ड्यू टू इट्स हाई, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, की जो मेटल्स हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दैट्स वाई जो मेटल्स हैं, क्योंकि हार्ड होती हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, जनरली मेटल्स क्या होती है, हार्ड। बट ये जो इम्पॉर्टेंट आपका यही है, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये 3 मेटल्स हैं। ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको हम नाइफ के साथ भी कट कर सकते हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, वो कौन सी मेटल है, तीनों में से कोई भी एक लिख देंगे वो, जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। कौन सी है वो, सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है मेलेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि सम मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, मेटल से हम शीट्स बना सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। ठीक है, मेटल्स को बीट करके शीट्स की फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी। तो ये हमारी, अगर मोस्ट मेलेबल मेटल्स की बात करें तो वो हमारी होती है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेलेबल मेटल है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, एबिलिटीज ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, मतलब मेटल्स को वायर्स की फॉर्म में वो करना, मतलब एक तरह से चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ठीक है, वायर्स बनती है हमारी, कॉपर्स की वायर है, एल्यूमिनियम्स की वायर्स हैं, तो वो मेटल्स की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका, कि मोस्ट डक्टाइल मेटल जो है वो कौन सी है हमारे पास, तो वो कौन सी है आपकी, गोल्ड। ठीक है,
जो मेटल्स की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, इसकी इसी वजह से मेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में बनाया जाता है। यूटेंसिल्स होते हैं, मशीन पार्ट्स होते हैं, ज्वेलरीज में होता है, मतलब ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें बनती है वो इसी दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। जो मेटल्स है वो हीट को कंडक्ट करती हैं। अगर पहुँचे सबसे अच्छी जो मोस्ट एक तरह से सबसे अच्छी जो मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हमारे पास सिल्वर एंड कॉपर, और सिल्वर और कॉपर में से सिल्वर सबसे ज़्यादा है। और अगर पुअर कंडक्टर पूछा जाए हीट का तो वो है लेड एंड मर्करी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी मेटल्स कंडक्ट करती है, इसीलिए जो वायर्स होती हैं उसको प्लास्टिक की कोटिंग करी जाती है, और प्लास्टिक हमारा क्या होता है, वो कंडक्ट नहीं करता है, इंसुलेटर। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो साउंड की, दैट इज जो मेटल्स है वो हमारे पास सोनोरस इन नेचर होती है। सोनोरस इन नेचर का मतलब कि अगर हम किसी चीज़ से उस पर हिट करते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, वो तो पता ही आपको, मेटल्स में हमारे पास आवाज़ आती है, ठीक है। अब अगर हम चलें अपनी नॉन मेटल्स के ऊपर, ठीक है, कहाँ पे चले, नॉन मेटल्स के ऊपर। तो नॉन मेटल्स में अगर मेटल्स की एग्जांपल की बात करें तो मेटल्स में आयरन आ गया, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, लिथियम्स आ गया, ये मेटल्स है, ठीक है। इनके बारे में आपको फेमिलियर तो हो आप, क्योंकि ग्रेजुएशन कर रखी है तो इन चीज़ों का आइडिया तो एटलीस्ट आपको होना ही चाहिए। नेक्स्ट आती है नॉन मेटल। जनरली जो हमारी गैसेज होती है वो नॉन मेटल्स होती हैं, लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या है आपकी, आयोडीन, ये सभी क्या है आपकी नॉन मेटल। सल्फर इज ऑल्सो अ नॉन मेटल्स। ऑल आर सॉलिड एंड गैसेस इन स्टेट, कि जो नॉन मेटल्स है वो मोस्टली सभी की सभी क्या, या तो सॉलिड स्टेट में होंगी या फिर गैसियस स्टेट में। इकलौती नॉन मेटल है जो कौन सी स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में, कौन है वो, ब्रोमीन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ है। द नॉन मेटल मतलब कि एग्जिस्ट इन लिक्विड इन स्टेट, वो कौन सी आपकी, ब्रोमीन। बाकी जो हमारी मेटल्स है वो नॉन लस्ट्रस होती हैं, ब्रिटल्स होती हैं। उसके बाद डल, कोई साउंड नहीं होती है, प्योर कंडक्टर मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इकलौती नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, अदरवाइज कोई भी नॉन मेटल नहीं है जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो कौन सी नॉन मेटल है, या फिर दे रखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कौन सी है, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन को ही आपको याद करना है, इन एक्सेप्शंस पार्ट में से ही आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है, इसको ना कोल्ड वाटर में रखा जाता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फॉस्फोरस मतलब ऐसे आता है कि वो कौन सी नॉन मेटल है जो वाटर के साथ या एयर के साथ रिएक्ट वाटर के साथ नहीं, सॉरी, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो वो कौन सी नॉन मेटल है, हमारी फॉस्फोरस। इसीलिए उसको कौन से पानी में रखा जाता है, ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में। एक ये भी आता है कि कौन सी नॉन मेटल, मेडिकल वालों का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि वो कौन सी नॉन मेटल है जो एज अ फंगिसाइड यूज़ की जाती है, क्योंकि ये मेडिकल बैकग्राउंड से होगा ना, फंगिसाइड वाला क्वेश्चन, फर्टिलाइजर वगैरह में आता है ये वाला पार्ट। तो ये क्या, इसका वो कौन सी नॉन मेटल है जो फंगिसाइड में यूज़ होती है, आपकी सल्फर। तो ये दोनों ही PYQ है। ये क्वेश्चन तो मतलब नॉन मेडिकल मेडिकल में बहुत फेवरेट है कि वो कौन सी नॉन मेटल है जिसको कोल्ड वाटर में रखा जाता है, या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कोल्ड वाटर में किसको रखा जाता है, तो किसको रखा जाता है, फॉस्फोरस को, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी एक्सेप्शंस, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहली एक्सेप्शन है ऑल मेटल एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, कि सभी की सभी मेटल कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड में, एक्सेप्ट मरकरी। आता है क्वेश्चन, वो कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है, तो मरकरी हमारे पास लिक्विड स्टेट में होती है, और यही हमारी थर्मामीटर में यूज़ होती है जो ऊपर की तरफ चढ़ती है जब हमारा टेम्परेचर ऊपर चलता है, ठीक है। जनरली मेटल्स है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हमने अभी पढ़ा कि मेटल्स क्योंकि हार्ड होती है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बट हमारी जो गैलियम एंड इंडियम है ना, गैलियम एंड इंडियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बहुत ही कम है, मतलब कि रूम टेम्परेचर से स्लाइटली अबव जाता है तो मेल्ट हो जाती है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है कि वो कौन सी मेटल्स है जो जिनको हम पाम पे रखते हैं और वो मेल्ट हो जाती है, तो वो कौन सी है, गैलियम एंड इंडियम, गैलियम एंड इंडियम। आयोडीन इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल, तो हमने देखा था कि जो नॉन मेटल्स है वो नॉन लस्ट्रस होती हैं, बट आयोडीन इकलौती ऐसी नॉन मेटल है जो कैसी होती है, लस्ट्रस होती है, मतलब उसमें शाइन होती है, ठीक है। उसके बाद एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने ऑर्गेनिक में देखा था, तो वहाँ पे भी हमने ये दोनों चीज़ें डिस्कस करी थी, यहाँ पे दोबारा कर रहे हैं।
कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, नॉन मेटल्स होती है कार्बन, तो उसके एलोट्रोप भी नॉन मेटल होंगे। तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है हमारे पास। और ग्रेफाइट में क्या प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन मेटल होते हुए भी, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होते हैं हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो क्यों करता है, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने देख लिया ऑल अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, ये अल्कली मेटल्स है ना, ग्रुप वाइज हमने पढ़ा था। अल्कली मेटल ये है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारी अल्कली मेटल्स है। बट ये अल्कली मेटल में से कौन सी, सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम आर सो सॉफ्ट एंड कट विद नाइफ, कि इनको हम नाइफ के साथ भी कट कर सकते हैं, ड्यू टू द रीजंस ऑफ लो डेंसिटी एंड द लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसकी डेंसिटी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो ये थी हमारे पास मेटल और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं तो आपको ये एक्सेप्शंस तो बिल्कुल करके जाना है, बाकी का पार्ट आप चाहे छोड़ दो, पर जो हमने ये एक्सेप्शंस पढ़ी है ना, एक्सेप्शन एक ये ब्रोमीन वाला पार्ट और ये दो क्वेश्चंस फॉस्फोरस और फंगिसाइड और ये एक्सेप्शंस, इनको आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, इनको अच्छे से करना है। यहाँ से 100% में श्योरिटी देती हूँ, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा आपको, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो आपके पास। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में हम यही देखते हैं कि रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो विद एयर, एयर में क्या है, ऑक्सीजन। तो लाइक हमारे पास है मेटल कौन सी, सोडियम, सोडियम हमारी क्या है, मेटल। तो सोडियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, ऐसे। ठीक है, ये बनता है हमारे पास मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर में होते हैं, बेसिक इन नेचर। इसको भी आपको याद रखना है, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं आपके पास। अब इसको आपने याद कैसे रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। देखो आपको ये पता है NaOH, इसके बारे में हमने बहुत पढ़ते हैं, हम ये NaOH और HCl के बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा जो HCl है ये क्या होता है हमारे पास, एसिड, और NaOH क्या होता है हमारा, बेस। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो, मेटल है, मेटल के साथ ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड वैसे हाइड्रोक्साइड है, बट मैं याद रखने के लिए कि आप कैसे याद रखोगे, मेटल का ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है। तो इस एग्जाम्पल से NaOH से मेटल का ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है। तो नॉन मेटल, नॉन में हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो ये तो वैसे इसका ऑक्साइड नहीं है, बट जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं हमारे पास, एसिडिक इन नेचर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड, तो ये कौन से नेचर होंगे, ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर होंगे। ठीक है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर, एक मिनट, ये हमारा हो गया हमारे पास कि सभी के सभी बेसिक होते हैं ऑलमोस्ट, बट ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस नेचर में होता है, बेसिक हमारे पास, एसिडिक या एम्फोटेरिक या नन ऑफ दिस। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, बेसिक एज वेल एज एसिड, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड जो है वो हमारे पास एज अ एम्फोटेरिक काम करते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हमारे पास कि मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर्स होते हैं, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हमारे पास। बट जो सोडियम ऑक्साइड है और पोटाशियम ऑक्साइड है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड क्या करती हैं, हमारे पास वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और क्या बनाती है हमारे पास, अल्कलीज। ठीक है, अल्कलीज जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड है तो वो हाइड्रोक्साइड। पहले हमारे पास सोडियम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाया तो वो ऑक्साइड बन गया। अब ये ऑक्साइड, सोडियम और पोटाशियम के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये जो हाइड्रोक्साइड बनाए इन्होंने, इनको क्या बोलते हैं हम, अल्कलीज। ठीक है, दीज बोथ आर नोन एज अ अल्कलीज। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि वो किसके मतलब वो किसके हमारे पास कौन सी मेटल्स के जो बेस होते हैं वो अल्कली होते हैं, तो किसके, सोडियम एंड पोटाशियम के, जब उनको वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, ये मैंने लिखा हुआ, डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी विद एयर।
ठीक है। तो जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स, क्योंकि जो मेटल्स की रिएक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं, आगे जाके हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखेंगे जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। तो जो मेटल जो रिएक्टिविटी शो करती है एयर के साथ वो भी अलग अलग शो करती है। तो जो सोडियम और पोटाशियम है ना, ऑक्सीजन के साथ इतनी ज़्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करती हैं कि उसमें जो हमारे पास मतलब इतनी ज़्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करती हैं कि जो उसमें हीट रिलीज़ होती है ना, वो क्या कर जाती है, वो हमारे पास इतना अमाउंट होता है उसका कि वो कैच फायर कर ले, मतलब इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ हो जाती है कि उसकी वजह से फायर बर्न हो जाती है। तो ये दोनों सोडियम और पोटाशियम इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इनको किस में इमर्ज करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। तो ये क्वेश्चन बनता है, सोडियम और पोटाशियम मेटल को किस में इमर्ज करते हैं, केरोसिन, आपके केरोसिन ऑयल में। या फिर केरोसिन ऑयल में किन मेटल्स को इमर्ज करके रखा जाता है, सोडियम और पोटाशियम मेटल्स को। क्यों? ड्यू टू इट्स एक्सप्लोजिव नेचर, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये रिएक्शन हमारे पास हाईली क्या होती है, अगर मैं बोलूँ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है द रिएक्शन इन विच, एक्सो मीन्स एग्जिट, रीट, इन विच हीट रिलीजेज, एग्जिट मतलब कि रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन जिनमें से हीट रिलीज करती है। तो ड्यू टू द हाईली एक्सोथर्मिक मतलब कि नेचर जो ये है दोनों, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। ठीक है। उसके बाद हमारी मेटल्स आती है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अपने ऊपर ना ऑक्साइड्स की लेयर बनाती है। क्या बनाती है अपने ऊपर, ऑक्साइड्स की लेयर। मतलब जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्साइड बना लिया इन्होंने, इसके ऊपर लेयर आ जाती है। फिर उसके बाद इसकी प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, मतलब फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। इसीलिए एक प्रोसेस होता है आपका एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन एल्यूमिनियम। मतलब कि क्या होता है हमारे पास कि हम चाहते हैं उस मेटल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, क्योंकि जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है, ये क्या अपने ऊपर ऑक्साइड लेयर, बट हम क्या है, हम आर्टिफिशियली इस पे एनोडाइजिंग कर देते हैं, मतलब कि ऑक्साइड की लेयर जो है इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि उस मेटल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। क्योंकि अगर हम मेटल को ऐसे बाहर रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करेगी करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, हर एक जगह ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करेगी ही करेगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले से ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं ताकि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो और ये मेटल खराब ना। तो उस प्रोसेस को, मतलब कि मेटल के ऊपर ऑक्साइड लेयर लगा देते हैं ताकि उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए इसको मतलब कि क्या करते हैं, हम इस पे एनोडाइजिंग करते हैं। इसीलिए जो एल्यूमिनियम है ना, क्वेश्चन भी बनता है कि एल्यूमिनियम इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होते हुए भी हम उसके यूटेंसिल्स क्यों बनाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसको एनोडाइजिंग किया जाता है, उसके बाद वो फर्दर जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो वो मेटल हमारी ख़राब नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज़ें थी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट था वैसे ही वाटर का भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है। तो मेटल्स को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारा बनता है मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है इवॉल्व होती है विद द पॉपअप साउंड, विद पॉपअप साउंड। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जब हम मेटल्स को वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है। तो वो कौन सी गैस है जो रिलीज होती है, वो है हमारे पास हाइड्रोजन गैस विद द पॉपअप साउंड। मतलब इसमें साउंड भी एक तरह से प्रोड्यूस्ड होती है हमारे पास, और उस साउंड को क्या बोला जाता है, दी साउंड आर नोन एज अ पॉपअप साउंड। फर्दर जो ये मेटल ऑक्साइड है किसके, सोडियम और पोटाशियम के, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड दे देते हैं, जिनको हम अल्कलीज भी बोलते हैं। ठीक है। तो सोडियम एंड पोटाशियम हमने ये देखा, ऑक्सीजन के साथ तो ये वाइग्रसली रिएक्ट करती है। सिमिलरली सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, वाटर के साथ भी ये वायलेंटली रिएक्ट करती है एंड कैचेस फायर। और ये रिएक्शन कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, इवन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। मतलब हमारे पास क्या आता है कि ये हमारे पास सोडियम हो गया, ठीक है, इसको अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारे पास सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस में हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी, साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो इवॉल्व होगी, और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो फायर है उसको कैच कर लेती है, सोडियम एंड पोटाशियम।
सिमिलरली जो हमारी कैल्शियम है वो भी हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करती है, बट लेस वॉलेंटली एंड नॉट कैच फायर। कर जाती है रिएक्ट, बट जो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो इतनी ज़्यादा, मतलब कि उसमें हीट इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं होती है कि वो फायर कैच कर सके कैल्शियम हमारे पास। तो सोडियम और पोटाशियम क्या है, ये हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। तो अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम में क्या है कि कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो पहले ये क्वेश्चन आया हो कि कोल्ड वाटर के साथ कौन सी मेटल जो है वो रिएक्ट कर जाती है, तो वो कौन सी है, सोडियम एंड पोटाशियम। नेक्स्ट है हमारे पास द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम इज लेस वॉलेंट एंड नॉट कैच फायर। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग मतलब वो तैरना शुरू कर देती है। जो कैल्शियम होती है वो किस वजह से, कि जो बबल्स होते हैं ना हाइड्रोजन गैस के, वो जो मेटल का सरफेस है ना, लेट्स से आपका ये मेटल है, ये मेटल है, तो हाइड्रोजन गैस जो बनी ना वो इस मेटल के सरफेस पे आके क्या है, स्टिक हो जाती है, उसकी वजह से वो फ्लोट करती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी मेटल है जिसको हम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं वो उसमें फ्लोट करती है, तो वो कौन सी है, कैल्शियम। ऑल्सो मैग्नीशियम भी वो क्या करती है, उसमें भी स्टार्ट बबल्स एंड फ्लोट, इट्स ऑल्सो फ्लोट। बट ये क्या है, ये किसके साथ रिएक्ट करती है, हॉट वाटर के साथ। ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है, ये वॉलेंटली करती है, लेस वॉलेंटली, और ये हॉट वाटर के साथ। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जब हम PYQ करेंगे वहां से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन जो है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, क्योंकि ये मेटल खुद इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, तो इनको जो वाटर है वो ज़्यादा रिएक्टिव चाहिए। ज़्यादा रिएक्टिव कैसा होगा, अगर वो स्टीम होगा। सबसे पहले ये सोडियम एंड पोटाशियम ही मेटल से रिएक्टिव होती है, तो वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। वो मैग्नीशियम थोड़ी इनसे कम रिएक्टिव होती है, तो उसको थोड़ा गर्म पानी चाहिए। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन क्या है, खुद इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, स्टीम के साथ। बाकी लेड, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ये रिएक्ट नहीं करती हैं वाटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल्स विद द डाइल्यूट एसिड्स, कि अगर हम मेटल्स को एसिड्स के साथ ट्रीट करवाएं, मेटल्स को एसिड्स के साथ ट्रीट करवाएं। मेटल अगर मेरे को एग्जांपल लिखनी हुई, जैसे सोडियम है, इसको मैं HCl के साथ ट्रीट करवाती हूँ, क्या बनेगा यहाँ से, यहाँ सोडियम है, यहाँ Cl है, तो हम सोडियम और Cl को कंबाइन कर देंगे और बचेगा क्या, यहाँ से H2। तो अगर इसको बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे 2 लगा देंगे हम ऐसे। तो यहाँ पे ये NaCl क्या है, NaCl है हमारा सॉल्ट, NaCl क्या है हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं हम, तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बट एक एसिड है हमारा, ये कौन सा एसिड है हमारा, नाइट्रिक एसिड, HNO3 कौन सा है, नाइट्रिक एसिड, नॉट प्रोड्यूस्ड H2 गैस। वो किस वजह से, बिकॉज जो HNO3 है ना, HNO3 ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, ये जो हमारा ये जो H2O बना है इसकी ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन मतलब इसके साथ वो ऑक्सीजन इसको दे देता है और वाटर फॉर्म कर देता है। हाइड्रोजन फॉर्म होने की बजाय क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होने की बजाय यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है हमारा, वाटर, क्योंकि इसकी क्या कर देता है वो ऑक्सीडेशन और खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है वो रिएक्ट कर जाती हैं HNO3 के साथ, तो वो हमारे पास क्या है, वो हाइड्रोजन गैस दे देती है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, वो कौन सी दो मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती है, कौन सी है वो, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये क्वेश्चन फ्रेम होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और डाइल्यूटेड एसिड के साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस हमने साथ में ही देख लिए अपने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, एक्वारीजिया, जिसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रॉयल वाटर। क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ है कि रॉयल वाटर किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है, एक्वारीजिया। ये होता क्या है, 3:1 की प्रपोर्शन में होता है। 3 इसमें 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl के हैं और जो 1 पार्ट है वो किसका है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये हमारे पास गोल्ड और प्लेटिनम जैसे हमारी ज्वेलरी है उनको डिज़ोल्व करने के लिए, ठीक है, उनको डिज़ोल्व करने के लिए। जैसे कई बार घर पे भी आते हैं कि हम आपका गोल्ड सिल्वर की जो ज्वेलरी है उनको जैसे वो कोरोड हो जाती है तो उनको साफ़ कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन में उसको मिक्स कर देते हैं और वो बिल्कुल नया जैसे होता है वैसा हमें देते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो गोल्ड का है वो उस सॉल्यूशन में चला जाता है। वो सॉल्यूशन कौन सा होता है हमारे पास, एक्वा रीजिया।
अब हमारे पास आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का, जो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। इसको आपको याद करना ही करना है। अब इसको आप याद कैसे करोगे, इसके लिए एक ट्रिक है, देखो कैसे। ये रही ट्रिक। केदारनाथ, केदारनाथ का स्पेलिंग हम ये लिखेंगे, का माली आलू जरा फीके पकाता है, पकाता है क्यों, क्योंकि हम ये लिखेंगे, क्यों हरी आज, क्यों हरी आज आए। कि केदारनाथ का कोई माली है, उसने आलू बहुत फीके बनाए हैं, तो हरी जो भगवान है, क्योंकि उस भगवान जी का जो भोग है वही अच्छा नहीं बना है, तो भगवान जी क्यों आएंगे। तो केदारनाथ से के से पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये तो हमारी नॉन मेटल है, वैसे बीच में लगाया गया है इसको। उसके बाद कॉपर, मर्करी, देन सिल्वर, देन गोल्ड। तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और ये हमारी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। इस ट्रेंड को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही आएगा। तो आप अभी देखो, ये दोनों मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं और क्या करती है, क्या कैच फायर कर जाती है। उसके बाद ये कैल्शियम थी, ये भी करती थी बट इतनी ज़्यादा नहीं जितनी है। फिर ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आई थी, ये हमारे पास नहीं। उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम आई थी। मैग्नीशियम हमारी किसके साथ ये रिएक्ट करती थी, मैग्नीशियम हमारी जो है हॉट वाटर के साथ। फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन थी, तो ये हमारी किसके साथ करती है, हमारे पास स्टीम के साथ। बाकी ये करती ही नहीं क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स थी। तो इस ट्रिक के साथ अब इसको याद करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन आता है, कि जो वो रिएक्शन आपको दे रखी होगी कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। लाइक आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ZnSO4 प्लस में कॉपर, बताओ इससे क्या होगा। या तो कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक बनेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये हमने कैसे देखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो जो ये वाली मेटल है ना, जो अकेली होगी, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारी मेटल है। तो हमें इस मेटल की रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी इस मेटल के रिस्पेक्ट में। तो हमें कॉपर देखना पड़ेगा कि कॉपर क्या जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर हमारा ये रहा, जिंक ये रहा, हमारा रिएक्टिव तो जिंक है। तो अगर जिंक रिएक्टिव है तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जो अकेली मेटल है उसको इसको डिस्प्लेस करने के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर होती रिएक्शन तो ये सल्फेट ग्रुप है जो इसके साथ जाता। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी होती, कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक, ऐसे होता हमारे पास कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक। अब ये रहा जिंक, तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर हो जाएगा अकेला। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सीधा क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या इसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया होना ही पड़ेगा। अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैग्नीशियम है प्लस में हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है। तो बताना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो क्या बनेगा, नहीं होती है तो नो रिएक्शन। आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, छोटा सा। उसके बाद है आपके पास ये हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल, कि मेटल क्या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। देखो जनरली अगर मैं मेटल्स की बात करूँ, आपको कौन कौन सी मेटल्स याद हैं, लाइक सोडियम याद होगी, पोटाशियम याद होगी। हम दो मेटल्स को लेके चलते हैं। इसके अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 90। नॉन मेटल्स की बात करूँ, नॉन मेटल्स हम क्लोरीन को ले लेते हैं, या फ्लोरीन हमारी नॉन मेटल है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और फ्लोरीन का कितना है हमारे पास 9। ठीक है, तो मेटल जो है उसका एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम मेटल का। इसके नियर बाय कौन सी गैस, कौन सी नोबल गैस है, नियोन। कौन सी नोबल गैस है, नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 10। इसका एटॉमिक नंबर है 10। तो 10 तक पहुंचने के लिए क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी और क्या बना देगी, कटायन। ऐसे ऐसे सिमिलरली ये पोटाशियम है, इसके नियर बाय कौन सी गैस है, इसके नियर बाय आर्गन है,
जिसका अटोमिक नंबर होता है 18, तो ये भी K पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन। अब इनको देखो, क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन के नियर बाय गैस कौन सी है, यही है हमारी नोबल गैस 18, तो 18 तक पहुंचने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव, प्लस में यहाँ इलेक्ट्रॉन तो नहीं आएगा, यहीं आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, F नेगेटिव। तो हम देख रहे हैं कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स जो हमारी मेटल्स हैं वो कैसी हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, कैसी हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। और जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसी हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स कैसी हैं आपकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अपोजिटली चार्ज है, फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, तो अपोजिटली चार्ज है, तो अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने की वजह से इनके बीच में बॉन्ड आएगा, और जो अपोजिट चार्ज आयन की वजह से बॉन्ड आता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती है, मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो जो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया वो नॉन मेटल गेन कर लेती है, तो वो नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेती है, उसकी वजह से वो अनायन फॉर्म करता है। तो ये कटायन एंड अनायन क्योंकि अपोजिटली चार्ज्ड आयन है तो एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं, तो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट हमें सीखना था वो सीखना ये था कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और जो नॉन मेट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इनमें जो डिफरेंस आता है वही है, मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर और जो हमारी नॉन मेटल्स है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखना था। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़त्म होती है। अब एक और पार्ट है इसका, एक्सट्रैक्शन का पार्ट। एक्सट्रैक्शन पार्ट में बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स है, उनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, वो मेरे को करवाना है। क्योंकि मैंने मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है वो पहले भी करवाया था, बट मैं इस बार दोबारा से क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है ना उसमें मैंने आपको एक्सट्रैक्शन का पार्ट नहीं करवाया था, पिछली बार में करवाया था, बहुत कम करवाया था, बट एक्सट्रैक्शन पार्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए इस बार मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सट्रैक्शन पार्ट जो है वो करवा रही हूँ। तब करके मैंने नॉन मेटल चैप्टर जो है वो आपको दोबारा करवाया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है कि जो मेटल्स हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट में एज इट इज़ नहीं मिलती हैं। लाइक हमारी जो आयरन है, ठीक है, हमारे पास आयरन है तो आयरन हमें एज सच जो जैसे हम देखते हैं वैसी नहीं मिलती है हमें। ठीक है, आयरन हमें वैसी नहीं मिलती है, तो उन मतलब जैसी जो हमें यूज़ करनी है वैसी मेटल्स बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, जिसे मेटलर्जी बोलते हैं। मेटल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी को पढ़ने से पहले आता है हमारे पास अकरेंस ऑफ मेटल्स की, अर्थ क्रस्ट पे जो मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, कंपाउंड्स की फॉर्म में भी होती है। अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट की जो हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स है ना, अर्थ क्रस्ट में नेचुरली जिस फॉर्म में होती है उसको बोला जाता है मिनरल्स। अभी और क्या है, और इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ए मिनरल्स फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्टेड मेटल्स। मिनरल्स तो बहुत सारे होते हैं, लाइक हमारे पास ना आयरन है, आयरन के मिनरल की बात करूँ तो हमारे पास हेमेटाइट है, सिडरेट, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं आयरन के, बट जो और है ना आयरन के, मतलब मिनरल का मतलब ये है कि लाइक आपके पास ना देखो मिनरल का मतलब क्या है हमारे पास। ठीक है, मिनरल का मतलब है लाइक हमने आयरन के मिनरल लिए, मतलब आयरन जो है अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, ये उसका फर्स्ट मिनरल है, ये सेकंड मिनरल है, ये थर्ड मिनरल है, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मिनरल आयरन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ये किसी और कंपाउंड के साथ मिक्स होता है। लेट्स से कि इसमें आयरन की 10% है, इसमें 20% है और इसमें 70% है। ठीक है, आयरन तीनों में ही है, दैट्स वाई ये मिनरल हो गया आयरन का। बट ऐसा मिनरल जिसमें जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें जो परसेंटेज है उस गिवन मेटल की वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओर बोलते हैं। मतलब ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल को, क्योंकि जहाँ पे मेटल की
परसेंटेज ज़्यादा होगी वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करना ईजी होगा। तो जहाँ से उसको ईजी होगा वो जो मिनरल होगा उसको बोला जाता है ओर्स। और इस ओर के ऊपर एज सच आपको सीधा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको इन ओर्स को लर्न करना पड़ेगा। तो ये ऐसे ओर हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके आ भी चुके हैं और एक दो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करे हैं इसमें। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको एज सच आपको लर्न करना पड़ेगा। सिनेबार है, मरकरी का ओर है, कैलेमाइन और स्फेलेराइट। कैलेमाइन ये बहुत फेवरेट है एचपी टेट वालों का, कैलेमाइन। कैलेमाइन एंड स्फेलेराइट ये हमारे पास जिंक के क्या है हमारे पास ओर्स है। और जो ये कैलेमाइन है जिंक कार्बोनेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद ये कैस्टेराइट ये हमारे पास टिन एसएन जिसका सिंबल होता है ये उसका ओर है। गैलेना ये हमारे पास लेड का है। मेलेकाइट ये कॉपर का है। और उसके बाद चाइल्ड सॉल्ट पीटर ये हमारे पास सोडियम का है। सोडियम का रॉक सॉल्ट भी होता है क्योंकि रॉक सॉल्ट इज NaCl, तो NaCl से भी हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल्सो और जो सोडियम। उसके बाद कार्नेलाइट ये पोटाशियम और मैग्नीशियम दोनों का बोथ का मिक्सचर है। बट अगर ऑप्शंस में आपको इन दोनों में से कोई एक दिखता है तो वो आप टिक करोगे। उसके बाद डोलोमाइट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम एंड अ कैल्शियम। बट ऑप्शन में अगर आपको एक ही दे रखा है दोनों में से तो आप उसको टिक कर सकते हो क्योंकि कार्नेलाइट वाला आपको PYQ में आया है उसमें सिर्फ ऑप्शंस आपको पोटाशियम दे रखी थी। ऑप्शन क्या दे रखी थी? पोटाशियम। तो पोटाशियम ही वहाँ पे राइट आंसर था। तो ये ओर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी ओर्स हैं आपके। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट, ठीक है। आयरन है उसका उसके और होता है एमेटाइट सिडेराइट। तो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि वो बेसिक कॉमन से और हैं, नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास मोस्टली आने वाले जो हैं और हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये थे ओर्स का हमें पता चल गया। अब हमें मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करनी है। मेटल्स की क्या करनी है? एक्सट्रैक्शन करनी है। तो सबसे पहले मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है। मेटल्स की क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या करा जाता है कि जो भी मेटल्स में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर्स, मतलब ओर से ही मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो वो इम्प्योरिटीज है उसको बोल जाता है गैंगुई। इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर इज गैंगुई। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इम्प्योरिटी होती है ओर में उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका गैंगुई, ठीक है। क्या बोला जाता है? आपका गैंगुई। तो सबसे पहले जो हमारी जो हमने ओर्स लिया ना उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन में मतलब कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। उसका मतलब होता है कि उसमें जो भी हमारे पास इम्प्योरिटी है उसको अलग किया जाता है। जो जितनी हो सकती है उतनी इम्प्योरिटीज को अलग कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो हमारे पास डिपेंड करते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी पे, क्योंकि हमने मेटल की रिएक्टिविटी से देखा है केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्यों माछ हरी आए। तो ये जो मेटल्स हैं ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये मॉडरेटली रिएक्टिव है। और ये जो सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम ये हमारी क्या है? ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो गोल्ड एंड प्लेटिनम है हमारी लीस्ट रिएक्टिव, जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए ये फ्री स्टेट में मिलती है हमें। बट जो ये हमारी सिल्वर है ना ये फ्री स्टेट में भी मिल जाती है, कंबाइंड फॉर्म में भी, लाइक कॉपर भी, क्योंकि ये मॉडरेटली और लीस्ट के बीच वाली मेटल्स हैं। तो ये फ्री स्टेट में भी होती है और कंबाइंड स्टेट में भी होती है सल्फर की फॉर्म में, ठीक है। बाकी जो हमारे पास ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्शियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कभी भी फ्री स्टेट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। बाकी ये मेटल्स है ये जनरली इनके ऑक्साइड में, सल्फाइड में या कार्बोनेट्स में प्रेजेंट होती है। ज़्यादातर मेटल्स ना जो हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में होती है। वो किस वजह से? क्योंकि ऑक्सीजन जो एयर में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो हमारी ऑक्सीजन ही है। देखा जाए सबसे ज़्यादा गैसेस कौन सी है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, वो हमारा है नाइट्रोजन। बट नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करती है। वो जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है, इसीलिए जो हमारे ओर्स है जनरली वहाँ पे देखा जाता है कि हमारे पास ऑक्सीजन ही कंबाइन करता है। उसका रीज़न क्यों है? क्या है कि एक तो ऑक्सीजन रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है और दूसरा वो उसका जो अमाउंट है नेचर में वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे पास, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट गैस जो है एक तरह से सेकेंड अबंडेंट गैस होगी हमारे पास। एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन ही है अर्थ क्रस्ट पे, राइट। तो गैंगुई हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो ये जो है ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये तो एज सच ही हमें क्या होती है मिल जाती है, ठीक है। एज सच ही हमें मतलब कि अर्थ क्रस्ट पे मिल जाती है। बट ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं इनके लिए हमें देखना है कि इनको हम कैसे कैसे वो करते हैं हमारे पास, क्योंकि ये ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनाइड्स की फॉर्म में। तो बोला जाता है कि अगर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको उसके ऑक्साइड में
कन्वर्ट कर दो। अगर तो वो पहले से ही ऑक्सीजन में है, राइट, पहले उसके साथ ऑक्सीजन है, फिर तो ईजी है मेथड। बट अगर सल्फाइड और कार्बोनेट्स है उसके साथ, तो उसको पहले उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसका जो ऑक्साइड है उसको रिमूव किया जाता है, मतलब उस ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। तो ऑक्सीजन के रिमूवल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शंस। तो मेटल्स की रिडक्शंस होती है, उसके बाद हमें मेटल्स मिलती है। तो मैं क्या बोल रही हूँ ये आपको अभी बताती हूँ, रुको। तो देखो मैंने ये टेबल बनाया है कि और है हमारे पास वेरी रिएक्टिव मेटल के, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के, लीस्ट रिएक्टिव मेटल के। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है वो जनरली अपनी कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं या फिर सल्फाइड फॉर्म में, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है? लिमिटेड एयर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। लिमिटेड एयर मतलब मैंने बोला ना कि अगर वो कार्बोनेट और सल्फाइड और है तो उसको उसके ऑक्साइड और में ट्रीट मतलब कि कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑक्साइड और में कन्वर्ट करने के लिए उसको एयर के साथ ट्रीट करवाते हैं। किसके साथ? एयर के साथ। जो कार्बोनेट है, जो कार्बोनेट्स ओर है उसको एयर के साथ ट्रीट करवाते हैं। तो उस प्रोसेस को, द कन्वर्जन ऑफ ए कार्बोनेट ओर्स टू ऑक्साइड ओर इज नोन एज कैल्सिनेशन। सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। एयर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड एयर में। तो इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। सिमिलरली जो सल्फाइड ओर है उसको भी हम उसको एक्सेस इन एयर कन्वर्ट करते हैं हमारे पास, उस प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं। इसमें एस आ रहा है तो सल्फाइड ओर में भी हमारे पास क्या आता है? एस। अब ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हो चुकी है तो हमारा मेटल का ऑक्साइड आ चुका है। तो मेटल का ऑक्साइड आ चुका है तो हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, उस मेटल से ऑक्सीजन को। लाइक हमारे पास ऐसे आ चुका है, जिंक ऑक्साइड आ चुका है। अब मेरे को जिंक अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है। तो ऑक्सीजन को अलग करना है, ऑक्सीजन की रिमूवल करनी है। तो ऑक्सीजन की रिमूवल को बोलते हैं रिडक्शंस ऑफ मेटल। तो जो रिडक्शन है वो हम कार्बन से भी कर सकते हैं या कॉक से भी कर सकते हैं। कार्बन से भी कर सकते हैं या फिर कॉक से भी, या फिर जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है हमारी, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, उनसे भी इनकी रिडक्शन कर सकते हैं। वो कैसे? जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है, तो ये ऑक्साइड बन चुका है। अभी हमें इसको रिडक्शन करनी है, तो मैंने बोला था कार्बन और कोक से भी रिडक्शन कर सकते हैं। बट मैंने आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ले ली यहाँ पे, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या करेगी? इस ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर देगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अपना ऑक्साइड बना देगी, और आयरन जो है वो हमारा अलग हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे रिएक्शन मतलब हीट जो है वो रिलीज होगी। और इस रिएक्शन को, आयरन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट करके जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलती है उसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई है कि ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। और जो ये रिएक्शन है इसमें से जो हीट निकलती है, उस हीट का जो यूज़ है ना वो किसके लिए किया जाता है? जो रेलवे ट्रैक है उसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए ये जो रिएक्शन है ये यूज़ की जाती है आपके पास। ये जो रिएक्शन है उसको क्या किया जाता है? उसको यूज़ किया जाता है आपके पास, ठीक है। तो हमने हमने क्या देखा कि जो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो तो हमें एज सच मिल जाती है। मॉडरेटली जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको पहले उसके ऑक्साइड ओर में बाय सल्फोनेशन एंड बाय रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसकी रिडक्शन कर देते हैं। कार्बन से करनी है कार्बन से कर दो, या फिर अगर उससे रिएक्टिव मेटल है उससे कर देते हैं, जिसे हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स अ ब्रेक डाउन, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में उसकी ब्रेक डाउन की जाती है, ठीक है। तो इन मेथड्स का, तो इससे एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो हमने इतना ही करना है। तो अब ना आपका जो एक और 2-3 टर्म्स है आपके पास, स्लैग एंड फ्लक्स, ठीक है। आपके पास 2 टर्म है ये, स्लैग एंड फ्लक्स। देखो ये ना थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक था, बट इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड करा हुआ है। बट अगर मैं बात करूँ ना, अगर आपको आइडिया होगा कि जो 11th-12th का सिलेबस है ना वो डिडक्ट हो चुका है, उसमें से काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं आपके हर एक सब्जेक्ट में से डिडक्ट हो चुके हैं। सिमिलरली साइंस में से भी कुछ चैप्टर्स जो हैं डिडक्ट हुए हैं। तो ये जो चैप्टर है ना आपका 12th क्लास का है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का वो चैप्टर है आपका, तो वो भी डिडक्ट हो चुका है। तो हो सकता है कि एचपी बोर्ड वाला जो आपका एचपी टैट का एग्जाम बने वो भी उस चीज़ को ध्यान में रखे, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आंसर आपको अब ना आए। बट क्योंकि पीवाईक्यू में आ चुके हैं इसीलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी जो अभी तक हमने एक्सट्रैक्शन का डिस्कस करा वो 10th के लेवल का है, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके साथ जितना भी हमने डिस्कस करा। बट ये स्लैग एंड फ्लक्स क्या है हमारे पास? स्लैग एंड फ्लक्स देखो, हमने कंसंट्रेशन करी मेटल्स की, मेटल्स को मतलब कि सारा कुछ कर लिया, फिर भी मेटल्स में कुछ ना कुछ हमारे पास क्या रहती है? इम्प्योरिटीज़ रह जाती है।
तो उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम कोई केमिकल ऐड करते हैं। पहले आप सिंपली समझो कि उन इम्प्योरिटीज़ की कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है हमारे ओर में, तो उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम कुछ केमिकल ऐड करते हैं, उसी केमिकल को हम फ्लक्स बोलते हैं। तो वो केमिकल क्या करता है, वो केमिकल उस इम्प्योरिटी के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। लाइक हमारे पास ये है, ये आपकी वो मेटल, जब इस पर हमने केमिकल डाला तो केमिकल इसके ऊपर बाइंड हो गया, तो बाइंड होके उसने एक न्यू कंपाउंड बना दिया, और उसी न्यू कंपाउंड को हम स्लैग बोलते हैं। तो यही है हमारे पास फ्लक्स एंड स्लैग। फ्लक्स इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू रिमूव द एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर्स या मेटल्स की जो भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने के लिए जो हम केमिकल सब्सटेंस डालते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस है जो वो हमारे पास ओर के साथ रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड या कुछ भी मिक्सचर बनाता है उसको हम स्लैग बोलते हैं। तो अगर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन देखें, दूस केमिकल सब्सटेंस विच कंबाइन विद द गैंगुई प्रेजेंट इन द कैल्सिनाइड्स एंड द रोस्टेड ओर, क्योंकि कैल्सिनाइड और रोस्टेड ओर मतलब हमने उसकी कैल्सिनेशन भी कर दी, रोस्टिंग भी कर दी, फिर भी उसमें इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ मतलब गैंगुई है, तो उस गैंगुई के साथ जो केमिकल सब्सटेंस क्या बनता है हमारे पास, जो कंबाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। और वो जो केमिकल सब्सटेंस है एक ईजिली फ्यूजेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ईजिली फ्यूजेबल क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ईजिली फ्यूजेबल कॉम्प्लेक्स, और उसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, स्लैग। और जो केमिकल हमने यूज करा उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लक्स, फ्लक्स, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लक्स। फ्लक्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स और न्यूट्रल फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स हम बेसिक इंप्योरिटी के लिए यूज करते हैं ताकि एसिड बेस रिएक्ट करके रिमूव हो जाए, बेसिक फ्लक्स हम एसिडिक के लिए करते हैं, न्यूट्रल डिपेंड करता है हमारे पास। या आपने देखा होगा सिलिकॉन ऑक्साइड आपको हर जगह मिलता भी है, एक छोटे से पैकेट की फॉर्म में भी मिलता है, तो वो स्लैग, वो हमारा क्या है, हमारा फ्लक्स होता है, वो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ग्रेफाइट क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल फ्लक्स है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी है आपका आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, वो भी लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। पहले तो कोरोजन है। कोरोजन क्या है कि जो हमारे पास मेटल के सर्फेसेस होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं जब भी उनको एयर मिलती है या मॉइस्ट मिलता है, तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो कोरोड हो जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। Surfaces of a metal like iron is corrode when they are exposed to moist air for long time। होता है ना हमारे पास आयरन, अगर हम उसको काफ़ी टाइम के लिए बाहर रखते हैं, उसको एयर भी मिल रहा है, मॉइस्ट भी मिल रहा है, तो उस पर क्या जंग बोलते हैं ना, रस्ट लग गया, तो वही रस्ट का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है कोरोजन। कोरोजन क्या बोला जाता है उसको, कोरोजन। तो हमारी जो सिल्वर की ज्वेलरी है वो भी आपने देखा होगा ब्लैक हो जाती है, तो वो उसका कोरोजन है। सिमिलरली जो कॉपर है ना, कॉपर की यूटेंसिल कभी देखना उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, तो वो भी हमारे पास क्या है, कॉपर की क्या हो जाती है, कोरोजन। और जो आयरन है उस पर तो ब्राउन फ्लैक की सब्सटेंस होता है जिसको जंग बोलते हैं या रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, तो वो रस्ट होता है हमारे पास, ठीक है। सिल्वर जो बिकम है ब्लैक हो जाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किसकी वजह से, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। ये क्वेश्चन आता है किसकी वजह से ब्लैक होता है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। कॉपर जो है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है किसकी वजह से, कॉपर क्यूपरस कार्बोनेट की वजह से। उसके बाद आयरन जो है मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है जिसपे ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस आ जाता है जिसको रस्ट बोला जाता है, और उसका फॉर्मूला है Fe2O3XH2O, ठीक है। ये हमारे पास रस्ट का फॉर्मूला है, Fe2O3 डॉट में XH2O। उसके बाद है कि हम कैसे मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। अभी हम जैसे हमारी आयरन है, तो आयरन तो हर जगह हमारा मशीन पार्ट या कुछ भी जो हम यूटेंसिल या कुछ भी जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ पे आयरन तो यूज़ होगा ही होगा। तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो कोरोड ना हो, तो उस पर ऑयलिंग की जाती है, ग्रीजिंग की जाती है, पेंट किया जाता है, तो ये तो नॉर्मल मेथड है। केमिकली हम कैसे बचा सकते हैं मेटल्स को कोरोड होने के लिए, तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है आपका गैल्वेनाइजेशन। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब ऐसे नहीं क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, किसकी कोटिंग कर देते हैं, मेटल के ऊपर जिंक की, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लाइक आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो आयरन के साथ वो चीज़, जिंक के साथ वो चीज़ रिएक्ट कर जाती है, आयरन हमारा बच जाता है, तो उसको बोल देते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। या फिर बाय मेकिंग अलॉय। अलॉय क्या होता है, जब हम मेटल्स और नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं टू रिड्यूस इट्स रिएक्टिविटी, कि उसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए। अब जब उसकी रिएक्टिविटी रिड्यूस होगी तो वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो अलॉय बना के भी हम मेटल्स की जो कोरोड होने से वो बचा सकते हैं। तो अलॉय क्या है, अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए 2 और मोर मेटल्स या नॉन मेटल्स,
कि हमारे पास कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस। ये क्वेश्चन बनता है कि अलोए कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। कैसा मिक्सचर हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर। दो और दो से ज़्यादा मेटल्स, इवन नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं हमारे पास, टू रिड्यूस द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो ये मैंने यहाँ पे अलोए लिखे हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलोए हैं। इनके ऊपर आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। लाइक आयरन, आयरन इज ऑल्सो अलोए, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल में जो आयरन होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। बट जो हम रियल में आयरन देखते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उसको तो हम हैमर से भी ब्रेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो आयरन में हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए उसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, कार्बन के साथ, तो वो उसको अलोय बनाया जाता है। सिमिलरली स्टेनलेस स्टील जिसके हम यूटेंसिल्स यूज़ कर लेते हैं, उसमें देखो आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल, और मैंगनीज होता है, ठीक है। ब्रास, ये ब्रास ब्रॉन्ज इनके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। ब्रास में क्या है, कॉपर और जिंक, और ब्रॉन्ज में क्या है, कॉपर और टिन। जो ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में फिर टिन आ गया है ना। ब्रास में क्या है, ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों ही कॉपर कॉपर आ गया। ब्रॉन्ज में एन की साउंड है तो उसमें टिन है, ठीक है, उसमें जिंक आ गया। उसके बाद अमलगम, ये भी क्वेश्चन आता है कि अमलगम हमें किस अलॉय को बोलते हैं। तो अमलगम हमारे पास मरकरी के अलॉय होते हैं। अमलगम देखो इसमें जी आ रहा है तो मरकरी के सिंबल में भी जी आता है, तो ये अमलगम मरकरी, अमलगम मरकरी। जब भी मरकरी किसी के साथ अलॉय बनाती है तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। नेक्स्ट है सोल्डर, ठीक है। सोल्डर क्या है, लेड प्लस में टिन, जो वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वायर्स की वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। गन मेटल, कॉपर, टिन और जिंक। उसके बाद रोज मेटल, लेड, टिन और बिस्मथ। एलेनिको, देखो एलेनिको तो सिंपल, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट जैसा उसका नाम है, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। वुड्स मेटल, लेड, टिन, कैडमियम एंड बिस्मिथ, ठीक है। रोज मेटल और वुड्स मेटल, रोज मेटल और वुड्स मेटल दोनों सेम है, देखो लेड, टिन और बिस्मिथ, बस इसमें कैडमियम आ गया। देखो वुड है ना, डी वाला, तो डी आ गया वुड, तो इसमें कैडमियम एक्स्ट्रा आ गया, बाकी ये रोज मेटल की तरह ही है। कॉन्स्टेनॉन, तो इसमें कॉपर और निकल। बुलेट प्रूफ और अलॉय जो होते हैं हमारे पास, जैसे जैकेट्स जो होती हैं वो किसकी बनती है, जिरकोनियम की, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए। तो ये सारे के सारे वो अलॉय हैं जो आपके PYQ में आए हुए हैं। इवन आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम होगा उसमें भी इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। बाकी आपका प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट का होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसकी हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं। तो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए 22 इंटू में 2 की रेशो में डिवाइड किया जाता है। 22 कैरेट गोल्ड बोलते हैं, 22 कैरेट हमारा गोल्ड होता है, उसमें +2 कैरेट या तो आयरन होता है या फिर कॉपर आपके पास होता है। तो ये थे आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, कैसे कैसे करना है आपको। बाकी आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से बना सकते हो। और बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।